हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के कंटिन्यूएशन में हम इनिशिएट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा शब्द से समझ में आ रहा है, केमिकल मीन्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स साम्य। तो साम्य में कोई अभिक्रिया है उसकी बात कर रहे हैं। आप लोग ये टर्म बहुत बार सुन चुके हैं, 11th में भी आपके सिलेबस में रहा है ये टॉपिक, देन आपने ग्रेजुएशन में भी कई बार सुना है। अभिक्रिया साम्य में है। ये थर्मोडायनेमिक्स हमने जब भी बात की है तब भी हमने इसकी बात की, उत्क्रमणीयता की अंतिम स्थिति क्या है? साम्य, इक्विलिब्रियम। तो कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग ये है, मान लीजिए A प्लस बी बना रहे हैं मिलकर C प्लस डी। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में C प्लस डी बना रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में C और D वापस क्या बना रहे हैं? A और B। और अगर ये दोनों समान वेग से ये काम करें तो आपको रिएक्शन मिक्सचर देखने पर ये पता नहीं लगेगा कि कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। उसकी डेंसिटी, उनमें उसके कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन और उसका कलर, ये सब के सब आपको क्या मिलेंगे? स्टैटिक मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। आप देख के नहीं बता सकते। लेकिन कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक निश्चित मात्रा C प्लस डी की बनने के बाद में A और B के बीच में किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी या C और D के बीच में किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। ये इक्विलिब्रियम सदैव क्या होता है? डायनेमिक होता है, गतिक होता है। गतिक का मीनिंग क्या है? A से B का, A प्लस बी से C प्लस डी का बनना C और D से A और B के बनने के बराबर हो गया है। तो गुलबर्ग एंड वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो दिया था, उसमें ये बताया कि किसी भी अभिक्रिया का वेग है वो उसके क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, या सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता क्या है? मोल पर लीटर। ये वर्ड अपने आप में सफिशिएंट है, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर क्या बताता है कि किसी भी पदार्थ के कितने मोल इकाई आयतन में घुले हैं, वो उसकी किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को। इसी को हम एक्टिव मास भी कहते हैं। एक्चुअल में एक्टिव मास जो है वो एक टर्म है, एक्टिविटी उससे जुड़ी है, बट हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि जितना भी हमने सांद्रता ली है वो सारी की सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर अभिक्रिया की बात करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें रिएक्शन की, तो A और B मिलके C प्लस डी बना रहे हैं। तो V, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। नाउ जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो C प्लस डी जो हैं वो बना रहे हैं A प्लस बी। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं रेट। और बेटर क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए। तो हटाएंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, हम उसे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कहेंगे। अगर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट और पश्चात अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट आप पुट करेंगे तो आपको मिला KB C प्लस डी। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड का बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी, एक साम्य में अभिक्रिया जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि साम्य कब आता है? जब अग्र अभिक्रिया का वेग, मतलब V फॉरवर्ड जो है, V फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू V बैकवर्ड। ऐसा है तो हम लिख सकते हैं KF AB बराबर हो गया है KB C D के। कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लें तो हम लिख सकते हैं KF अपॉन KB इक्वल्स टू CD अपॉन, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता को दर्शाने का तरीका है। C की सांद्रता गुणा D की सांद्रता बटा A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता। ये क्या होगी? ये नियत होगी। क्यों? क्योंकि KF भी एक कांस्टेंट है, KB भी एक कांस्टेंट है। नियतांकों का अनुपात भी क्या होगा? नियत होगा। और उसे हम कैपिटल KC से दर्शाते हैं।
Kc क्या है? Kc है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो Kc इक्वल्स टू हो गया कुछ बुक्स में आपको ये टर्म इस तरह से लिखी हुई मिल सकती है, सी डी अपॉन सी ए इंटू सी बी। सी कंसंट्रेशन के लिए सांद्रता सी की, सांद्रता डी की, सांद्रता ए की, सांद्रता बी की, इस तरीके से भी लिखा जाता है। कैपिटल ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आप ये जो Kc है ये है साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये साम्यावस्था स्थिरांक जो है ये क्या जानकारी दे रहा है स्पेसिफिकली? तो ये बता रहा है कि कौन सा पद ज़्यादा स्थायी है। जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वो ये दे रहा है कौन सा पद ज़्यादा स्थायी है। कैसे? अगर C प्लस डी स्थायी होगा A प्लस बी के कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा बनेगा और कम टूटेगा क्योंकि वो स्टेबल है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तो क्या होगी? सपोर्टेड होगी। लेकिन C प्लस डी एज ए रिएक्टेंट कम काम करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, स्थायित्व ज़्यादा है। तो आपको ये जो Kc की वैल्यू है, दैट विल बी लार्जर देन 1। और लार्जर देन 1 है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है। इसका मीनिंग ये भी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवरेबल है, अगर आपका ये स्थिति है लेस देन 1, दैट लेस देन 1 कब होगा? पॉइंट्स में कब होगा? जब ये राशि बड़ी हो, ये राशि छोटी हो। ये राशि बड़ी है, इसका मीनिंग क्या है कि ये A और B स्थायी है। अगर ये स्थायी है तो C प्लस डी में नहीं जाना चाहेंगे, तो Kf की वैल्यू Kb से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो C प्लस डी की वैल्यू कम बनेगा, C प्लस डी कम बनेगा तो ऊपर वाली राशि छोटी, नीचे वाली राशि बड़ी, सांद्रता इसकी ज़्यादा साम्य पर, तो आपका Kc का मान 1 से छोटा है। तो ये बता रहा है कि आपका उत्पाद है वो अभिकारकों की तुलना में कम स्थायी है, और अगर अभिकारकों की तुलना में कम स्थायी है तो इसका बनने की संभावना भी क्या होगी? कम। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसके बारे में जानकारी देता है। अगर स्पेसिफिकली ये हो कि दैट मीन्स क्या है? परफेक्ट इक्विलिब्रियम, कि 50% ये होगा और 50% ये होगा, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। तो इक्विलिब्रियम से हमारा जो मतलब है वो ये है कि उत्क्रमणीयता अपने उच्चतम स्तर पर है। जितनी रेट इसके बदलने की होगी उतनी इसके, इसीलिए हमने कहा रेट बराबर हैं। और इससे जो कांस्टेंट आता है रेट कांस्टेंट, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स का ही क्या है? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट का अनुपात है, जो हमें अभिकारक और उत्पादों की तुलनात्मक स्थायित्व के बारे में, कंपैरेटिव जो उनकी स्टेबिलिटी है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अगर आपने मान लो कोई सॉलिड डिजोल्व HCl ले रखा है और NaOH लिया आपने, सॉलिड NaOH और HCl लिक्विड है, डिजोल्व किया बीकर में, तो आपके पास जो कंसंट्रेशन आई वो आप आराम से निकाल सकते हैं कि कितना ग्राम आपने डिजोल्व किया। ग्राम को, उसकी जो मात्रा है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो आपको मोल मिल जाएंगे, और मोल को आयतन से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगी? कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो आप निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन डिवाइडेड, ये इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस गैसीय है, गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है तो आप ये सांद्रता इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गैसों का आयतन निश्चित नहीं है। गैसें कितना भी आयतन घेर सकती हैं। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन जो है जिसका द्रव्यमान हुआ 2 ग्राम, वो 22.4 लीटर घेरती है NTP पर। तो ऐसी स्थिति में उसका आप, और उसको आप संपीड़ित करके 1/1/1 या 2/2/2 या 10/10/10 सेंटीमीटर के बॉक्स में आराम से इजीली आप उसको कैरी कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि इसको अगर गैसीय सब्सटेंस लिया आपने, गैसीय पदार्थ लिया है आपने, तो
सांद्रता के लिए ये पद जो है ये उपयुक्त नहीं है। तो उसके लिए पद क्या काम में आएगा? काम आएगा प्रेशर। प्रेशर क्यों? प्रेशर इसलिए कि डाल्टन ने एक नियम दिया। डाल्टन ने ये बताया कि अगर आप एक कंटेनर में कई गैसें रखते हैं तो उस गैस का कुल दाब जो है, कुल दाब उनकी मोल, कुल दाब को अगर आप गैसों के हिसाब से विभाजित करना चाहें तो वो उनकी मोल भिन्नों के समानुपाती होगा। कहने का मतलब, अगर आपके पास आई टाइप की गैसेस हैं तो किसी भी ith टाइप की गैस का प्रेशर उसकी मोल भिन्न गुणा कुल प्रेशर, तो उसका कुल प्रेशर में उसका योगदान कितना है? वो इतना है। उसकी मोल भिन्न, जितना उसकी मोल भिन्न है उतना ही उसका योगदान है। तो आप इस डाल्टन के नियम का प्रयोग करके इस रिएक्शन को रीडेराइव करें गैसियस फेज के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रेशर है ये कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट है। हम सब गैसों को आदर्श मानते हुए अगर देखें तो हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, P इक्वल्स टू N/V/RT, जहाँ N मोलों की संख्या है, V आयतन है। N/V क्या होता है? C/RT एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। मान लो अभिक्रिया 25 डिग्री ताप पर हो रही है तो आपने ताप नियत कर दिया है। उस स्थिति में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कंसंट्रेशन। दैट मीन्स उस गैस की जो सांद्रता है उस अभिक्रिया में, उस पात्र में जो उसकी सांद्रता है, उसे दाब के पदों में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। तो हम अगर दाब के पदों में ये गणना करना चाहें, इसे कैलकुलेट करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं Kp, वो जो था कंसंट्रेशन के टर्म्स में था, ये प्रेशर के टर्म में, इसलिए हम प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ डेराइव किया सरलतम रूप में किया। अगर मान लो इसके M1, इसके M2 मोल हों, इसके N1, इसके N2 मोल हों, तो आपकी रेट क्या होगी? M1, M2, N1, N2। यहाँ से आप लिखेंगे N1, N2, M1, M2। यही है द्रव्यानुपातिक क्रिया नहीं। इसी तरीके से लिखी जाती है, या N1, N2, M1, M2। ठीक है, ये तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? M1, M2, सॉरी N1, N1, N2 और रिएक्टेंट्स हैं M1 और M2। नियत ताप पर अगर हम लिखें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं C/RT। तो C की कंसंट्रेशन इंटू RT की पावर N1, देन D की कंसंट्रेशन इंटू RT की पावर N2 डिवाइडेड बाई A की कंसंट्रेशन RT की पावर M1, B की कंसंट्रेशन RT की पावर M2, या C की पावर N1, D की पावर N2 डिवाइडेड बाई A की पावर M1, B की पावर M2 इंटू RT की पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। जो डिनोमिनेटर में पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लिया। दैट मीन्स प्रोडक्ट की स्टोकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट की स्टोकियोमेट्री। तो इसके लिए हम, और आप इस टर्म को देखें तो ये टर्म क्या है? ये यही टर्म है,
Kc। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Kp बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Kp इक्वल्स टू Kc, दिस इज Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। अगर N1 N2 का मान M1 M2 से बड़ा है तो डेल्टा n क्या होगा, डेल्टा n क्या होगा, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा पॉजिटिव होगा तो Kp की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, Kc से बड़ी मिलेगी। मतलब अगर मान लीजिए इसका 1 और इसका 1 मोल काम आ रहा है रस समीकरण में थी बैलेंस्ड जो है स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में, तो और यहाँ ये 2 मोल और 1 मोल बन रहे हैं, तो 3 मोल बन रहे हैं और 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आया, 1 मोल का। लेकिन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट का मान बड़ा है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको डेल्टा n की वैल्यू क्या मिले, नेगेटिव मिलेगा तो आपका Kp की वैल्यू Kc से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस राशि का मान जो है ये नेगेटिव हो गई अगर पावर, तो ये राशि क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो Kc डिवाइडेड तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc से। और अगर डेल्टा n इक्वल्स टू 0 है तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc। तो Kp Kc दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप ये देखें जो इक्विलिब्रियम है उसमें जैसे हम अगर किसी रिएक्शन की रेट बताते हैं तो हम रेट कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वैसे ही जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके लिए आप इस तरीके से बता सकते हैं, और अगर ये गैसियस फेज में है तो आप सॉल्यूशन अगर गैसियस उसका फेज है तो उसको बताने के लिए आप Kp यूज़ करेंगे। Kp इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की टर्म्स में आपने कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया, और हम कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ बताया आपको, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन जो है उसको प्रेशर के पदों में भी लिखा जा सकता है। तो प्रेशर के पदों में अगर आप लिखते हैं तो 3 संभावनाएं बन सकती हैं, इसका मान Kc से बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है और बराबर भी आ सकता है। बड़ा कब होगा, जब बनने वाले अणुओं की संख्या, गैसीय अणुओं की संख्या अभिक्रिया में काम आने वाले गैसीय अणुओं से क्या हो, अभिकारकों की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो। अगर अभिकारकों की तुलना में कम गैसीय उत्पाद बनता है तो नेगेटिव, और अगर बराबर रहता है समीकरण मिति समीकरण संतुलित समीकरण जो है बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में कंज्यूम होने वाले और क्रिएट होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अणुओं की संख्या है अगर वो समान रहती है, गैसीय अणुओं की संख्या समान रहती है, डेल्टा n 0, तो Kp और Kc क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उस कैसे टूटता है और उसका इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थैंक यू।